एग्जाम्प्ट होगी टैक्स से? हाँ जी, ये ठीक। अप्रूव्ड जो होती है ये एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स। ठीक है सर। सर इससे अच्छा, अब सेकंड ये है कि दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपस में इंटरलिंक होती हैं। इसमें हम एक कहते हैं एन्युटी और एक कहते हैं ग्रेजुटी। यस सर। जो एन्युटी है, अब आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है। तो जो यस एन्युटी सर। होती है डेट इज सिंपली अ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी वो यस महाना हो सर। सकती है, वो बाई एनुअल हो सकती है, इंस्टॉलमेंट्स। वो ईयरली हो सकती है। तो अब आप यस देखें तो सर। पेंशन कैसे होती है, हर माह के स्टार्ट में मिलती है, पिछले माह की, ऐसे ही है। यस सर। तो इसको हम बोलते हैं एन्युटी, यानी पेंशन का ही दूसरा नाम एन्युटी है। यस। और दूसरी जो टर्म है वो है ग्रेजुटी। यस सर। ग्रेजुटी से मुराद वो लमसम अमाउंट है जो हमें इकट्ठी मिलती है। अब आप सबको पता है रिटायरमेंट के वक्त ये जितने भी सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको यस कुछ सर। पैसे इकट्ठे मिलते हैं। यस सर, गोल्डन हैंडशेक। हाँ जी, उनको हम ग्रेजुटी बोलते हैं। यस सर। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यस बेसिकली सर। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो सैलरी इनकम है वो कौन कौन यस सी सर। इनकम है जिसको हम सैलरी इनकम के जुमरे में लाते हैं। तो अब उसके अंदर सर। हमने क्या पढ़ा है कि वो कोई सैलरी भी हो सकती है, वो बोनस भी हो सकता है, वो वेजेस भी हो सकते हैं, वो फिर यस कुछ सर। अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं जो कैश में कन्वर्ट नहीं होते। इसी तरह बाकी सारे, इसी तरह ये जो यस पेंशन सर। है वो भी उसी का हिस्सा है, ये जो ग्रेजुटी है वो भी उसी का हिस्सा है, सुपर एनुएशन फंड है वो भी उसी का हिस्सा है। तो मकसद सर करने ये का जरा ये मुझे था बता दें क्या होता है। कि सर ये कल जरा को बता दें हमने जब सुपर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अपना जो इनकम फ्रॉम सैलरी को डील करना है तो हमें ये क्लियर हो कि इनकम फ्रॉम सैलरी कौन सी है। और ये जो यस सर। अप्रूव ग्रेजुटी है, ये सारे के सारे इसलिए अप्रूव करवाए जाते हैं ताकि इस पे फिर टैक्स लागू नहीं होता, ये टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं। यस यानी सर। अब आम में से किसी का भी कोई अजीज जो है अगर वो सैलरी ले रहा है और अगर उसकी सैलरी टैक्स के अंडर आ रही है स्लैब में तो उसको टैक्स लगेगा। लेकिन उसके मुकाबले में अगर एक पेंशनर है जो उतनी ही सैलरी ले रहा है उसके ऊपर कोई यस सर। टैक्स लागू नहीं होगा, क्योंकि पेंशन के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स माफ किया हुआ है। यस ये अब सर। आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। ये यस सर। सर ये सुपर सुपर एनुएशन एनुएशन फंड, फंड का पता है? हाँ जी, ये यस जो सर। सुपर एनुएशन फंड है ना ये बिल्कुल ग्रेजुटी फंड की तरह होता है। ये बहुत सारी यस। ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, बहुत सारी में नहीं किया जाता। यस सर। तो ये इसीलिए ये बेसिकली एक ग्रेजुटी ही की तरह का एक फंड होता है। मकसद क्या होता है, एट द एंड रिटायरमेंट के वक्त जो है ना वो दिया जाता है। यस सर। सर ये मिनिमम एमटीएस का आपने सर ये हाँ जी, मुझे मिनिमम टाइम स्केल जो बताया। है, अब जी आपके सर। पास सर बुक है, सामने रखें बुक। ये सामने है मेरे बुक। अच्छा, अब आपको पता है जहां पे भी जब भी हम जॉब के लिए जाते हैं यस सर। तो इंटरव्यू में या इंटरव्यू से पहले या बाद में ज्वाइनिंग के वक्त अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो सबसे पहले आपका सवाल होता है जी हमारी सैलरी कितनी होगी। यस सर। क्यों जी होता है ये? ऑफ कोर्स। वो जो सैलरी जो है वो जितनी होगी ना पहली दफा, वो हमारी होती है मिनिमम टाइम स्केल। उसको हम मिनिमम टाइम। एमटीएस बोलते हैं, यानी पहले साल के अंदर जो कम से कम आपकी तनख्वाह है जॉब लगने के बाद, उसको हम एमटीएस कहते हैं। फिर यस उसके सर। बाद जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको बताता है कि जी हम हर साल आपकी सैलरी में इतना इंक्रीज करेंगे। यस अब वो सर। हर साल जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं हर साल का उसको इंक्रीज मिलता जाता है। ऐसा ही है। यस। यस सर। उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट टैक्स की जुबान में। इंक्रीमेंट के बाद अगर अब हमने देखना हो कि एक एम्प्लॉई है उसकी सैलरी जो है वो 4 साल के बाद कितनी होगी,
फिर हम इस फार्मूले से वो निकालेंगे। यानी अब इसी फार्मूले में अगर हम 5वें साल के बाद लेना चाहते तो उसका तरीका ये था कि जहां पे ये हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया 2000 को, उसमें हमने 5 कर देना था। तो हमें पता लग जाना था कि मिस्टर अकमल की एट द एंड ऑफ 5th ईयर कितनी सैलरी है। ठीक ओके हो सर, गया जी ये ये? बेसिक, यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि बेसिक एनुअल सैलरी तो यहाँ पे आ गई सर, ऊपर उससे ऊपर जो एमटीएस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, 40,000 को इन्होंने वही ना, अब आप 12 से कंफ्यूज हो रहे मल्टीप्लाई हैं। किया है। देखिए, उसको 12 से मिनिमम मल्टीप्लाई किया है मिनिमम सर। सैलरी तो मिलनी मिलनी है। यस सर। मिनिमम सैलरी जब उसको मिल गई, अब एक आप भी देखते हैं जहां पे लोग जॉब करते हैं, तो अगर एक बंदे ने 5 साल एक बंदे की जॉब हो और एक की 2 साल हो, तो क्या दोनों की सैलरी सेम होती है? नो सर। फर्क होता है ना। हर साल जैसे यस। जैसे टाइम ज्यादा गुजरता जाता है, जो जितना यस एम्प्लॉय सर। का एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ता जाता है, उसको एम्प्लॉयर उतनी ज्यादा पे बढ़ाता जाता है। यस सर। तो अब हर साल वो जितनी उसकी पे बढ़ती है, वो कई, ये गवर्नमेंट, ये बेसिकली हम जो इसको ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं प्योर गवर्नमेंट सेक्टर से। गवर्नमेंट के अंदर जो भी बंदा जॉब करता है, उसको सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपका ये स्केल कितना है। उस स्केल के मुताबिक आपकी पहले साल ये पे होगी, साल के एंड पे आपको इतनी इंक्रीमेंट लगेगी। अब हमने अपनी कैलकुलेशंस करनी होती है यस सर। कि जी 4 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बाद एक बंदे की जी 6 साल की सर्विस है। तो ये अभी शायद इसका इतना रोल ना हो, जब हम आगे न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो उसमें एमटीएस को लिया जाता है। ये सर सिर्फ आपको मैं ये समझाने पूछ के लिए है कि जी अगर सर हमने मैं ये देखना पूछ हो कि 8 सर मैं साल ये के पूछ बाद रहा हूँ कितनी होगी, फिर होगा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये 4,48,000 है, ठीक है, हाँ जी, ये यानी कि ये अमाउंट इसका इसका जरा मुझे बता दें, ये इसकी समझ चार नहीं आ रही लाख कि अस्सी चार, हजार है। सॉरी सर, 4,80,000 से ये चार जरा मुझे लाख बता अस्सी दें हजार ये। ये है कि पहले साल हमने अपने, मैं वैसे इसको छोड़ दो, मैं कहता हूँ हम, आपकी और मेरी एक कंपनी है, हमने यस बीस सर। हजार रुपए पे बंदा हायर किया है। एक यस सर। साल के अंदर हम उसको कितनी सैलरी देंगे? सर 1,20,000। नहीं, दो बीस लाख हजार है चालीस एक माह की। सॉरी सॉरी, जो 2,40,000। दो दो लाख लाख चालीस चालीस हजार यानी जो सैलरी थी, यस सर, दो जितनी लाख उसके, चालीस हजार जितना उसके साथ हमारा एग्रीमेंट था, जरा 12 किया। यस सर। ये भी तो देखें तो उसकी अब स्टार्ट में पे एनुअल आ कितनी गई लिखी है? 40,000। एनुअल यस एनुअल सर। सैलरी आ गई सर उसकी। वो अब एनुअल आ गई। यस जी सर। सर। ठीक हो गया जी। तो ये यस एमटीएस सर। जो है, ये उसका अब मिनिमम टाइम स्केल एक साल का बन गया 4,80,000। ये है पहले साल का। अगर हमने ये देखना हो कि 3 साल के बाद ये कितना होगा, उसकी यस बेसिक सर। सैलरी एनुअल, उसका उन्होंने नीचे फार्मूला लगाया है। यानी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो एनुअल इंक्रीमेंट है इनकम उसके साथ जितने साल बहुत का ज्यादा। काम किया है वो जरब कर दी है। यस सर। तो ये हो गया हमारा। हाँ जी जी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? ये जो इंक्रीमेंट रेशो होती है ये नॉर्मली 10% में होती है। डिपेंड ऑन। अच्छा जी, चले अब इससे नेक्स्ट अगला हेड है। हमने पहले पढ़ा एग्रीकल्चर इनकम का आज, उसके बाद हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को पढ़ा। अब उसके बाद हम तीसरी इनकम सोर्स से पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब आप अगर आम हम लें, वैसे ही मैं अपना बात करता हूं, तो हम बिजनेस को लेते हैं एनी लॉफुल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, ऐसा ही है। लीगल लेकिन जो एक्टिविटी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर अब उन्होंने बिजनेस को अपने अल्फाज में बयान किया हुआ है। पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज बिजनेस, कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रूह से बिजनेस से क्या मुराद है। बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड। अब आप सबको पता है ट्रेडिंग का बिजनेस है, कॉमर्स, तजारत वगैरह, उसके बाद कॉमर्स, ये जितने भी मीन्स वगैरह हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इसके सारे अंदर आ जाते हैं। मैन्युफैक्चर, कोई चीजें हमने बना रहे हैं, वो सारे का सारा। प्रोफेशन, अब प्रोफेशन में क्या आ जाता है?
अब आपको पता है कि आर्किटेक्टर हैं, कंसल्टेंसी देते हैं बहुत सारे लोग, वो सारे का सारा प्रोफेशन में आ जाता है। प्रोफेशनल जिसको वकला है, जितने भी वकील हैं, वो भी सारा वोकेशन, ये वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस अब आपको पता है। और एडवेंचर और कंसर्न, एडवेंचर से मुराद अब क्या है, बहुत सारे अब टूरिस्ट कंपनीज हैं, ये जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं, ये आपको टूर वगैरह के प्रोग्राम देते हैं, लोकल जो है लोकल लेवल पे भी देते हैं, ये सारे के सारे। और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, वो कहते हैं कोई भी कंसर्न जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन कोई भी आ जाए, बट डज नॉट इंक्लूड इन एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट में ना आते हो, यानी अब वो किसी जगह पे जॉब ना कर रहे हो, अपना खुद से काम कर रहे हो, वो बिजनेस है। अब एक अगर होटल है, होटल का जो मैनेजर है वो बिजनेस नहीं कर रहा, बल्कि जो होटल का ऑनर है, जिसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं, वो बिजनेस में आएगा। जो मैनेजर होगा उसकी इनकम को हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई मैनेजर है, अपना मालिक है, मालिक के लिए जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। क्यों? अब वो एक सर्विस दे रहा है, होटलिंग की सर्विस है। अच्छा, अब उसके बाद ये उन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन सारी दे दी है जो हमने अभी की है। उसके बाद है डेप्रिसिएबल एसेट। अच्छा, अब आप लोगों ने एसेट्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, जिसके अंदर एसेट जो है वो एक टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है, करंट होता है, फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे अब हम जो एसेट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो एक नए अंदाज से पढ़ रहे हैं। उस एसेट को हम बोलेंगे डेप्रिसिएबल एसेट। अब ये क्यों जरूरी है? अब आपको पता है कि जो एसेट्स हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। कुछ डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउ है बिजनेस के अंदर, कुछ को अलाउ नहीं है। अब वो कौन सी है हम उसको देखते हैं। डेप्रिसिएबल एसेट्स मीन एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं एनी टेंजिबल, टेंजिबल जिसकी एग्जिस्टेंस हो। अब आप लोगों ने टेंजिबल इंटेंजिबल पढ़ा है तो हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। उसके बाद है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन अनइम्प्रूव्ड लैंड और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी अनइम्प्रूव्ड लैंड और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन। अगेन यहाँ पे पर्सन की बात हुई है, और यहाँ पे वो कहते हैं चाहे वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है या इमूवेबल है लैंड की शक्ल में। अब इसमें आगे उन्होंने ब्रैकेट में बता दिया हुआ है कि जो अनइम्प्रूव्ड लैंड है, वो लैंड तो है लेकिन अभी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। साथ ही और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन, कि कोई भी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स उसमें उन्होंने कर दी हैं, वो सारी की सारी दैट हैज अ नॉर्मल यूजफुल एक्सीडिंग 1 ईयर। अब यहाँ पे बात आ गई कि उनका जो यूजफुल लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा की है, इज लाइकली टू लूज वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सिलेंस। अब उसमें क्या है, वो साथ ये भी कंडीशन दे रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके अंदर जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। अब हमने क्या बात की है, जो प्रॉपर्टी है, किसी की बिल्डिंग है ऑफिस की, उसमें तो वो कमी आएगी, लेकिन जो बिल्डिंग की लैंड है, लैंड में कमी नहीं आती, लैंड की कोई वियर एंड टियर नहीं होती। तो यही चीज ऊपर उन्होंने लिखी हुई है, अदर देन अनइम्प्रूव्ड लैंड, कि वो लैंड जो खाली हो, या स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, या कोई थोड़ी बहुत उसमें ऐसी इंप्रूवमेंट हो जो कि अभी यूजेबल ना हो, जिसके अंदर कोई भी वियर एंड टियर ना हो सकती हो। मसलन अब आपको पता है बाउंड्री वाल कर देते हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री वाल कर दी। अब उस बाउंड्री वाल को हम उसका इतना बड़ा एसेट कंसिडर नहीं करेंगे कि उसको हम बिल्डिंग के जुमरे में ले आएंगे। तो अब साथ उसमें क्या आ गया,
और फिर उनकी वैल्यू जो है वो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। आगे नेक्स्ट उसकी कंडीशन है इज यूज्ड होली और पार्टली बाय अ पर्सन इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टैक्स। और फिर यहाँ पे वो ये बात कर रहा है उस एसेट के लिए जरूरी है कि वो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल हुआ हो। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि बिजनेसमैन जो है वो जिस ऑफिस में अपना काम कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल ये आम अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो नीचे बिजनेस हो रहा होता है, ऊपर उसी के मालिक की अपनी रहाइश होती है। अब वो जितने हिस्से में बिजनेस हो रहा है उसकी वियर एंड टीयर जो है वो तो हम डेप्रिसिएबल एसेट के अंदर कंसिडर करेंगे, लेकिन वो जो बाकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है जिसके अंदर वो खुद रहाइश पजीर है उसको हम इसके जुमरे में नहीं लेके आएंगे। वजह क्या है? क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको ला रहा है, ना कि बिजनेस यूज के लिए ला रहा है। तो ये सी कंडीशन यहाँ पे ये है। और आगे स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को उन्होंने बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है कि उन्होंने उसके अंदर कोई भी कार पार्किंग बना ली है, कोई चार दीवारी हल्की सी कर ली है, कोई इस तरह का कर लिया है, कोई सीवरेज पाइपलाइन गुजार दी है, तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है, इसको हम उसमें नहीं लेते। उसके बाद है इंटेंजिबल। हमने अभी बात की है डेप्रिसिएबल एसेट और टेंजिबल की बात की है। उसके बाद अब दूसरा आ जाता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो भी बिजनेस में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेटेंट राइट्स की है। अब आपको पता है ये जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या तो इनके अपने फार्मूले रजिस्टर्ड होते हैं, ये दूसरों से रॉयल्टी लेते हैं, या ये जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं इन्होंने किसी से फार्मूला लिया होता है, उनको रॉयल्टी पे कर रहे होते हैं। तो ये जो पेटेंट्स राइट्स होते हैं, कॉपी राइट्स हो गया, ये सारे के सारे, कोई डिजाइन हो गया, ये जितने भी जिसके कॉपी राइट्स मिलते हैं, पेटेंट राइट्स मिलते हैं, वो सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद इसी के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर एक और टर्म है जिसको हमें समझना जरूरी है, वो है स्टॉक इन ट्रेड। अब ये वही स्टॉक इन ट्रेड है जो हमारा बैलेंस शीट के अंदर आता है कि ये वो वाली आइटम्स होती हैं, वो वाली चीजें होती हैं जिनको हमने रीसेल पर्पस के लिए रखा होता है कि आगे हमने आने वाले टाइम में उसको सेल करना है। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज है 32। इसमें हमारा है स्पेकुलेशन बिजनेस। ये स्पेकुलेशन बिजनेस को आसान जुबान में, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो लीगली तो बड़ी ही वहां पे उनके अपने हैं, लेकिन जो आम रोजमर्रा है हमारे लिए मुश्किल है कि उसको समझना है। तो सबसे इसका आसान सा है हल, ये जो स्टॉक मार्केट है जिसमें शेयर्स की परचेज एंड सेल होती है, इस तरह के बिजनेस को हम स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं। अब आपको पता है क्या होता है, कभी वो अप होता है, कभी डाउन होता है। जो ही कोई मुल्की हालात बेहतर होते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है, जो ही कोई सेटबैक मिलता है या कोई बैड न्यूज आती है रिगार्डिंग द इकोनॉमी, तो वो फिर उल्टा जो है इंडेक्स जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर स्पेकुलेशन बिजनेस मींस एनी बिजनेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है सेल और परचेज का, और उसमें कोई भी कमोडिटी हो सकती है इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स। कोई भी शेयर्स और स्टॉक का भी इसमें हो सकता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़ रहे हैं? डेरिवेटिव्स में आपने फ्यूचर्स का पढ़ा होगा, फॉरवर्ड का पढ़ा होगा, वो सारे के सारी जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इसके बिजनेस में आती हैं। तो ये सारा इसका जो है हेजिंग वगैरह सर वो कह रहे हैं ना, एक्सप्लेनेशन है इसका। तो ये अब आपने इसको खुद पढ़ना है, जहां से समझ नहीं आएगी मेरे से पूछना है। आगे है प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर्स। ये अब आप लोगों ने कैपिटल और अपना शेयर्स एंड डिबेंचर्स का कोई चैप्टर पढ़ा है अकाउंटिंग में? जी सर। हाँ जी, उसके अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ा होगा कि कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे होते हैं, उसी का यहाँ पे दूसरा नाम है प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर्स।
तो इसको भी अब समझना जरूरी है, क्योंकि बाद में हम इसको अपना एज ए एक्सपेंस डेफर्ड कॉस्ट की शक्ल में हर साल क्लेम करते हैं। तो इसीलिए इसको इनकम टैक्स की रूल से प्रॉपर डिफाइन किया गया है। उसके अंदर अब कौन कौन से खर्चे जो है जिनको इनकम टैक्स की ऑर्डिनेंस की रूल से माना जाता है कि ये प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर्स के अंदर आते हैं, उसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। ये बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज बनाई जाती हैं उसके लिए बाकायदा से एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है। उस पे अगर आपने एक्सपर्ट्स वगैरह को कोई एक्सपेंडिचर्स पे किए हैं तो उसका भी जो है वो सारे का सारा इसके अंदर आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स। अब आपको पता है आप लोगों ने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, तो एक प्रोटोटाइप टेस्टिंग होती है। यहाँ पे भी क्या है कि अगर आपने कोई प्रोटोटाइप टेस्टिंग की है वो भी प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर्स के अंदर आती है। कॉस्ट ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। और फिर क्या होता है, टेस्ट रन होता है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत सारी जो प्रोडक्ट शुरू में आती हैं वो फ्री टू यूज दे दी जाती हैं ट्रायल बेसिस पे कि जी आप इसको इस्तेमाल करें, तो उसके ऊपर भी अगर कोई खर्चा आ रहा है तो उसको भी हम प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर्स के अंदर लेते हैं। अब ये सारे का सारा जो है मकसद बात करने का ये है कि अब हमें क्लियर हुआ है कि जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसके क्या सोर्सेज है, इसको मैं सम अप करने लगा हूँ इस टॉपिक को। उसके बाद डेप्रिसिएबल एसेट क्या है, नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड क्या है, और स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है। इनकी अब आपने एक्सप्लेनेशन। अब होगा ये कि इन केस अगर फ्यूचर में आपका कोई पेपर वगैरह होता है उसके अंदर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी आपने सिर्फ इसको अपने अल्फाज में बयान करना है। मेरा मकसद ये होगा कि क्या हैव यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज और नॉट, उसके लिए हमें ये रिक्वायर्ड होगा। तो अब हमने एग्रीकल्चर इनकम का सोर्स कवर किया, इनकम फ्रॉम सैलरी का सोर्स कवर किया, इनकम फ्रॉम बिजनेस का सोर्स कवर किया। अब उसके बाद आगे जो डेफिनेशन है वो तीसरे सोर्स ऑफ इनकम में से हमारे आएंगी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन क्या है, इसके लिए अब छोटा सा एक है, आप लोगों ने कैपिटल और रेवेन्यू का जो है वो चैप्टर पढ़ा होगा। क्यों जी, पढ़ा है आपने अकाउंटिंग में कि नहीं, कैपिटल और रेवेन्यू? तो कैपिटल और रेवेन्यू के अंदर जब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई एसेट वगैरह की खरीदते हैं, तो एसेट्स वगैरह की सेल और परचेज के अगेंस्ट जो आपको इनकम मिलती है उसको हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। तो अब उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि वो जो कैपिटल गेन हमें अगेंस्ट अ कैपिटल एसेट हुई है, तो सिंपली व्हाट इज कैपिटल एसेट? तो कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन। अगेन यहाँ पे पर्सन की बात हुई है, ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है, ये एक कंपनी भी हो सकती है। वेदर और नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड। अब वो कहते हैं कि चाहे पर्सन बिजनेस कर रहा है या वो बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन उसके इनके अलावा जो भी उसका एसेट होगा उसको हम कैपिटल एसेट का नाम देंगे। इसमें पहला है एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड बाय द पर्पस ऑफ बिजनेस। अभी हमने स्टॉक इन ट्रेड पढ़ा है, तो जब आप स्टॉक इन ट्रेड पढ़ते हैं करंट एसेट्स की शक्ल में, अगर आप उसको बेच के कोई मुनाफा कमाते हैं तो वो हमारा कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा, यानी ये स्टॉक एंड ट्रेड वगैरह जो है ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते। उसके बाद एनी डेप्रिसिएबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, कोई भी ऐसा एसेट जो अभी हमने पीछे पढ़ा है डेप्रिसिएबल एसेट है या फिक्स्ड एसेट है, और फिर लास्ट में है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय अ पर्सन और एनी अदर मेंबर ऑफ द पर्सन फैसिलिटी डिपेंडेंट ऑन द पर्सन। और यहाँ पे तीसरा है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि जाती इस्तेमाल के लिए पर्सन के पास हो, वो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है, और अगर कोई कंपनी है तो उसका कोई डायरेक्टर भी हो सकता है।
अब कैपिटल एसेट्स जो हैं उनके आगे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने कोट किए हुए हैं। उसमें सबसे पहले है इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 2। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको हम कैपिटल एसेट के अंडर कंसीडर करते हैं। उसके बाद है कैपिटल एसेट्स नेम्ड एज सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A सब सेक्शन 3। उसमें शेयर्स हैं पब्लिक कंपनी, ये भी हमारे कैपिटल एसेट में आते हैं। उसके बाद वॉचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, ये भी अब शेयर्स ही की शक्ल हो गई है। पहले होता था कि इनके अलहदा से वॉचर्स होते थे, अब पीटीसीएल जो है उसके शेयर्स हैं। फिर मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं और इसके अलावा मुशारका हैं, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो हैं सर्टिफिकेट्स हैं और इस तरह की जो कंपनीज हैं। डेट सिक्योरिटीज हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फ्यूचर्स हैं, फॉरवर्ड्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो कैपिटल एसेट के जुमरे में आते हैं। फिर इसी तरह कुछ ऐसे कैपिटल एसेट्स हैं जो अंडर सेक्शन 38 में आते हैं। उसमें क्या है, ये पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग और एनी अदर आर्ट वर्क। अब आपको पता है कि ये जितने भी पुराने एंटीक्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ महंगे होते जाते हैं, उनमें वियर एंड टियर नहीं होती। यानी अभी जो हमने पीछे टेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब ये उसको कंट्राडिक्ट करते हैं कि एक पुरानी पेंटिंग जो है वो वक्त के साथ साथ, जो एंटीक हम जिसको बोलते हैं, वो वक्त के साथ साथ महंगी होती जाती है। ज्वेलरी है, अब सोना जो है उसकी वैल्यू में इजाफा होता है, ना कि कमी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर उसके बाद रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक, ये जो कोई कीमती बुक है, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी हमें नीलामी में बताई जाती हैं जी कि ये बुक्स हैं, उसके अंदर जो है वो फिर अपना जो पुरानी बुक्स हैं रेयर जो हैं उनकी भी बाकायदा से अच्छी खासी जो है वो कीमत जो है वो वसूल की जाती है, और जितनी पुरानी होती जाती है उतनी उसमें अपना इजाफा हो जाता है उसकी वैल्यू में। फिर उसके बाद है पोस्टरी स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर। अब बहुत सारे, अब आपको पता है कि ये जितने भी पुराने नोट्स हैं या और इस तरह के सिक्के हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ उनकी जो वैल्यू है उसमें इजाफा होता जाता है। फिर उसके बाद एक कॉइन और मिडिल मेडल, कोई कॉइन वगैरह है, कोई मेडल है। अभी आप रिसेंट देखें तो बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो अपना पुराना बैट बॉल वगैरह वो अब जब ऑफर करते हैं तो वो उसकी अपनी ओरिजिनल जो मार्केट वैल्यू होती है उससे कहीं ज्यादा में बिकती है, तो वो सारे का सारा जो है वो कैपिटल एसेट के अंदर आता है। और कोई भी एंटीक, इसके अलावा कोई भी एंटीक हो सकती है जो इसके अंडर है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती है। इन सब को हम कैपिटल एसेट्स का नाम देते हैं। उसके बाद NCCPL है, ये एक नेशनल क्लीनिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड है, जो क्या क्या करती है, क्लियरिंग हाउस बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट है वहां पे एक दूसरे का लेन देन होता है, उस लेन देन को मॉनिटर करने के लिए ये सारे के सारे जो है ये एक NCCPL, जिसको हम नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड बोलते हैं, वो क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल गेन है शेयर्स के ऊपर जो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उसके लिए फिर इस एजेंसी का रोल जो है वो बड़ा वाइटल है, इसलिए इसको यहाँ पे बयान किया गया है। अच्छा जी, आज हमने जो है ये पेज 26 से लेके पेज 33 तक हमने इनका हाथा किया है। अब आप लोगों के पास मोस्टली के पास जो मैंने गैस किया है बुक्स नहीं है और मसाइल हैं, तो अब आप सबसे यही है कि आप इस की बुक्स जो हैं वो अरेंज करें आपस में जैसे भी है। ये जो पेजेस हैं इसका अगर स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी आप पिक्चर्स वगैरह शेयर करके इसको रीड करना है करें। नेट वगैरह पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, इसके नोट्स अवेलेबल होंगे, तो आप लोग इन सब को पढ़ें। इनमें अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो 1 बजे के करीब लेक्चर होगा। 1:10 से हम स्टार्ट कर लेंगे लेक्चर,
तकरीबन 12:50 पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा मीटिंग का। तो आप लोगों ने अब कोशिश करनी है कि अपनी बुक्स जो हैं उनको अरेंज करें और बुक्स के साथ साथ अपना जो बाकी असाइनमेंट है उसको भी आप करें। अगर किसी का अभी भी कोई असाइनमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो मैं अभी इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। आप लोग मेरे से अब असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अटेंडेंस नहीं लगेगी सर, अटेंडेंस लगा लें। और ये अभी आप अपलोड कर दें असाइनमेंट जो है ना, जो भी अब आपको लगता है नेट वगैरह पे अवेलेबल है। और ये मैंने जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं असाइनमेंट में, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बुक में अवेलेबल नहीं है, हर क्वेश्चन का था। अब मेरे लिए सिर्फ ये एक अच्छी चीज होगी कि आप लोगों ने उसको पढ़ के समझ के जितना भी समझ आया अपनी तरफ से लिखा है। इसकी कॉपी पेस्ट जो है उसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा, ना वो मैं लाइक करूंगा। उसकी बजाय मुझे खुशी होगी कि जिस तरह मैंने अब देखे बुक सामने रखी है, लेकिन मैंने वही बुक आपको रीडिंग नहीं की लेक्चर में, बल्कि मैंने कोशिश की है जो करंट अफेयर्स हैं, करंट चीजें हैं, उनको मैंने एग्जांपल दी हैं। आप यहाँ की जो एक्सप्लेनेशन है उनको पढ़ के उसी तरह की जो एप्लीकेशन है वो अपनी रियल लाइफ में किसी और जगह पे करें। कोई और बिजनेस की एग्जांपल दें, किसी और चीज की एग्जांपल दें, ताकि फिर मुझे जो है वो अंदाजा हो कि आप लोगों ने अपने से भी पढ़ के इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक करें, मैंने ये देखना है कि आपने एफर्ट्स कितनी की हैं। ये मुझे भी सर, अब अटेंडेंस इस लगा चीज का है कि हमने आपसे क्वेश्चंस पहले पूछे हैं, पढ़ा आपको बाद में रहे हैं, ये मैं चीज को एक्नॉलेज कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी है कि माशाल्लाह यू आर नाउ इन 8th सेमेस्टर, तो 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट से हम ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बुक की रीडिंग करके चले 100% नहीं तो उसका 10 से 20% जो है वो चीजें समझ भी सकता है, ये उसकी अपनी सलाहियत है। अब आप लोगों ने इसको जो है वो कोशिश करनी है मुझे कि टाइमली जो है वो ये असाइनमेंट भी अपलोड हो जाए, क्योंकि ये अब सारी चीजें सेक्शंस में है। बाकी जो हुआ इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है अगेन मैं उसको टाइम दे रहा हूँ, वो कर सकता है। यस सर, प्लीज एक्सक्यूज मी अटेंडेंस लगा लें सर। सर, अटेंडेंस आपकी ग्रेचुइटी हो गई फंड है, ये और मेरे पास आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, मैंने ये एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अटेंडेंस यही उन्होंने कहा कि हम वही मानेंगे जितने पार्टिसिपेंट्स मेरे पास होंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ग्रेचुइटी फंड और प्रोविडेंट फंड में क्या फर्क है? ग्रेजुएटी फंड में और प्रोविडेंट फंड में? जी सर। हेलो, जी जी सर जी। अच्छा, जो ग्रेजुएटी होती है ना जी सर। उसका एक पार्ट प्रोविडेंट होता है। यानी अब यहाँ पे आम जुबान में जब आप किसी से पूछते हैं ना तो वो बता देता है जी मुझे रिटायरमेंट पे 15 लाख मिला है, 20 लाख मिला है। उस 20 लाख के अंदर कुछ पार्ट प्रोविडेंट फंड का होता है, कुछ बाकी का होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो अपने उनके फंड क्रिएटेड होते हैं। लेकिन मतलब ये है कि ये दोनों एक इसमें चीज कॉमन है, ये दोनों लमसम मिलते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और सेकंड, जो ग्रेजुएटी है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है। उसके मुकाबले में प्रोविडेंट फंड जो है ये बहुत सारे अदारों में ये फैसिलिटी होती है कि अगर उसको चाहिए होता है तो वो रिटायरमेंट से पहले भी ले सकता है। इसके अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन शामिल होता है। ये सारी चीजें अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बुक में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं ये चीजें डिस्कस हो रही। ये अब आपने एक जनरल क्वेश्चन किया है तो मैंने अब आपको जनरल उसका जवाब दिया है। ओके सर, ओके, थैंक यू। और जी सर जो आपने नेक्स्ट पढ़ाना है तो उसके काइंडली पेज नंबर सेंड कर दीजिएगा, वो हम पहले से अरेंज कर दें, फिर हम मुश्किल ना हो। यार आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। सर मैं कह रहा हूँ जो आपने नेक्स्ट लेक्चर देना है ना तो उसमें जो से पेजेस पढ़ाने हैं तो वो हमें पेजेस नंबर हाँ सेंड जी, कर ये दीजिएगा। आपकी सजेशन अच्छी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये इसी से आगे हमने जो 30 अभी आज डिस्कस किया है पेज नंबर 33 तक,
जी इससे सर। आगे आगे एग्जाम्पशंस हैं। हमने अभी तो देखा है ना कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या होता है, उसके बाद कैपिटल गेन्स में क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम में क्या होता है। अब आगे हम इनको डिस्कस करेंगे कि जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसमें किस पार्ट पे टैक्स लगता है, किस पार्ट पे एग्जाम्पशन होती है। अब उनको हम पढ़ेंगे और वो होगा आगे पेज 34 से ऑनवर्ड। ये जो पेज 34 है इससे ऑनवर्ड अब हम एग्जाम्पशंस को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी की एग्जाम्पशंस को करेंगे नेक्स्ट में, सेकंड फिर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी की 34 पेज से लेके 37 तक है, 38 तक, और जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसकी 39 से ऑनवर्ड है। फिर इसी तरह 44 से कैपिटल गेन्स की है। ठीक है जी, यहां तक हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर करें। और आई थिंक सो कि 15 जुलाई तक जो है उन्होंने क्लासेस का कहा है, तो वी हैव अनफ टाइम। हम ये आगे 2 लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सैलरी का अगर न्यूमेरिकल हम स्क्रीन करके मैं आपको अगर करवा दूं तो वो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो वो कोशिश होगी कि हम अगर उसको मैं आईटी बेस पे अगर हम समझूंगा कि हेल्प आउट होता है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसके अंदर जो अपना न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो पहले हम ये पार्ट कर लें, फिर हम उसके बाद एक आधा न्यूमेरिकल जो है वो उसको भी करें। और जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर ये जो आप रिकॉर्डिंग हो रही है ये आप यूट्यूब पे हमें लिंक सेंड करेंगे? आवाज़ आ रही है सर? और नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश होगी कि मैं अब देख रहा हूँ कि जो हेडफोन है वो इसमें ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है, rather than के सिंपली हैंड फ्री से काम नहीं चलता। तो हेडफोन से ज़रा ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट टाइम होपफुली जो है वो मैं हेडफोन से जो है ना इस चीज़ को अपना क्लास को जो है वो आगे लेके चलूँगा। सर आवाज़ आ रही है? सर ये रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे शेयर करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे जी। थैंक यू सर। चलें जी, और जी कोई क्वेश्चन? चले वो शेयर करके फिर वो मैं ग्रुप में बता दूंगा तो आप वहां से भी लेक्चर को सुन सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। और अल्लाह हाफिज उम्मीद है कि जी अब आपको आगे, क्योंकि ये अब वैसे तो क्लास नहीं है लेकिन कोशिश की है कि जितनी भी हम एक्सप्लेनेशन ज्यादा से ज्यादा कर सकें, अब एफर्ट आपकी है। तो होपफुली मुझे अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीक अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए। आज मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा है, बेशक वो लिंक नहीं था लेकिन स्टूडेंट ने प्रोविडेंट फंड का और ग्रेजुटी का पूछा है। इट इज रियली एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन और मुझे मजा आया उसका जवाब देके। चलें जी, थैंक यू जी।